नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे आगे एक चैप्टर की। जो टॉपिक है हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो एमसीक्यूज है जो 2019 एमएस यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर वेदांत joined the company on the 1st July 2021 on the monthly salary of 50,000. He was not employment prior to the July 21, यानी जुलाई से पहले वो कंपनी से ज्वाइन नहीं की थी। 1st जुलाई को उसे कंपनी ज्वाइन की है। As per the terms of employment, the salary becomes due on the first day of the next month. यानी अगर उसे जुलाई से ज्वाइन किया है तो फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी 1 अगस्त से उसका सैलरी शुरू होगा। एंड इट्स पेड ऑन द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई के 10th को उसको पे किया जाएगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चार्जेबल टू द टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो उसका कितना सैलरी होगा पूरे साल में वो देखना है हमें। सो हमारे पास ऑप्शन है 4 लाख रुपीज, 4,50,000, 6 lakhs एंड 3,50,000। तो जैसे कि हम कैलकुलेशन करेंगे कि 1 जुलाई से उसे ज्वाइन किया है तो 1 अगस्त से उसका सैलरी शुरू होगा। तो उसका आंसर आएगा 4 lakhs। हाउ? तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे 10th अगस्त से शुरू करेंगे। तो 10th अगस्त से लेके हमारा साल खत्म होता है 31st मार्च को। तो लास्ट सैलरी उसको मिलेगी 10th मार्च को। सो 10th अगस्त से लेके 10th मार्च यानी कि 8 मंथ्स होते हैं, और 8 मंथ्स की सैलरी 50,000 के हिसाब से 4 lakhs रुपीज होती है। इसका आंसर आएगा हमारे पास 4 lakhs रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई लिमिटेड इज एन द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। एक यूएसए में एस्टैब्लिश यानी इनकॉर्पोरेट हुई एक कंपनी है विच इज होली कंट्रोल्ड फ्रॉम द इंडिया। इसका कंट्रोलिंग इंडिया से हो रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, however, in the its gross turnover of the relevant previous year rupees was 49 crore. 49 करोड़ रुपीज उसका टर्नओवर है। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द ईयर 22-23। अगर ऐसी कोई भी कंपनी है जो इंडिया में नहीं इनकॉर्पोरेटेड हुई है तो ऐसी कंपनी के लिए रूल बनाया जाता है। सो ऑप्शंस दिए गए हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट हो सकती है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि कंपनी के लिए दो ही चीज पॉसिबल है, आइदर ही इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए बनाया गया रूल है, कंपनी के लिए यूज नहीं है। अच्छा, अब कंपनी की बात करें तो कंपनी अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो वो रेसिडेंट हो जाएगी, लेकिन अगर फॉरेन में वहां पे जो यूएस या आउट ऑफ इंडिया अगर रजिस्टर्ड है तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है। तो रूल है, इफ एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग द टर्नओवर अप टू 50 करोड़, अगर 50 करोड़ से तक है उसका, देन द कंपनी इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन अबव 50 करोड़ है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 49 करोड़ बनता है तो कंपनी विल बी नॉन रेसिडेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मिस्टर विवेक रिसीविंग द गिफ्ट ऑफ 59,000 फ्रॉम फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज एंगेजमेंट। द अमाउंट ऑफ 59,000 विल बी। हमें पूछा गया है कि उसके एंगेजमेंट के टाइम पे उसके फ्रेंड्स ने उसको 59,000 का गिफ्ट दिया है। तो ये 59,000 का जो गिफ्ट है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? तो फर्स्ट है ट्रीटेड एज इनकम, सेकेंड 59,000 विल बी टैक्सेबल, थर्ड बोथ ए एंड बी यानी इनकम भी है और टैक्सेबल भी है, और फोर्थ 9,000 विल बी ट्रीटेड एज इनकम। तो हमारा जो ये रूल है कि अगर कोई एट द ओकेजन ऑफ मैरिज अगर किसी बंदे को ऐसा गिफ्ट मिलता है तो वो फुल्ली एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर द ओकेजन ऑफ एंगेजमेंट उसके अंदर टर्म्स में नहीं लिखा गया है तो अप टू 50,000 फ्रॉम द फ्रेंड इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे जो रूल के हिसाब से देखा है, एनी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द फ्रेंड आर एक्सेप्टेड अप टू 50,000, 50,000 तक वो एक्सेप्टेड है, एंड अबोव दैट लिमिट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो यहाँ पे हमारा 59,000 जो है वो टैक्सेबल होगा, और ऑफ कोर्स वो इनकम तो है ही। सो आंसर इज सी, दैट्स बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वुनिक वॉन 10 lakhs फ्रॉम द इंडियन आइडल अ टीवी शो। इंडियन आइडल टीवी से उसे 10 लाख रुपए मिले हैं। ही रिसीव्ड 7 लाख, उसको 7 लाख रुपए मिल रहे। आफ्टर डिडक्शंस ऑफ टीडीएस, गवर्नमेंट ने उसका टैक्स काट के उसको अमाउंट दे रखी है, वो है 3 लाख रुपए टैक्स काट लिया और 7 lakhs उसको दे दिया। व्हाट विल बी द इनकम इन द हैंड्स ऑफ पर्सन?
देखो उसने अर्न जो किए हैं वो 10 lakhs है और उसको रिसीव जो हो रहा है वो 7 lakhs है। तो हम यहाँ पे देखेंगे चार ऑप्शंस, 1 लाख है 13 lakhs, सेकेंड 10 lakhs, थर्ड 7 लाख और फोर्थ है 17 lakhs। तो एज पर जो रूल बनता है कि जो आपने अर्न किया है वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। तो हियर ही वांट 10 lakhs rupees, तो 10 lakhs इज योर टैक्सेबल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पलक इज एन एम्प्लॉय ऑफ द XYZ लिमिटेड and she received rupees 50,000 per month as basic salary. She is also provided with the DA of 15,000 per month, forming the part of the retirement benefit. यानी डीए फॉर्मिंग मिल रहा है उसको 15,000 और 50,000 उसका मंथली सैलरी है जो बेसिक सैलरी होता है। ओके, आगे लिखा गया है शी रिसीव्स अ लीव सैलरी ऑफ रुपीज 45,000 बाय द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। जब वो जॉब कर रही थी तब उसको 45,000 रुपया लीव सैलरी मिली। तो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द लीव सैलरी विल बी, तो टैक्सेबल पोर्शन उसमें कितना होगा? ऑप्शन इज 45,000, 15,000, 65,000 और 50,000। तो हमें यहाँ पे देखना है कि एज पर द रूल ऑफ अंडर सेक्शन 10(10)AA लीव सैलरी का जो रूल है उसके हिसाब से हमारे पास द एनी सम रिसीव्ड एट द कंटिन्यूशन ऑफ द सर्विस इज टैक्सेबल। अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिलता है लीव सैलरी तो वो एग्जेम्प्टेड हो सकता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, बट इन केस ऑफ द कंटिन्यूशन ऑफ सर्विसेज आपका पूरा पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सो एनी सम रिसीव्ड द कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस इज टैक्सेबल। Exemption available at the time of leave salary received at the time of retirement। आपका जो रिटायरमेंट के टाइम के आपको जो पैसा मिला है वो एक्सेम्पशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा जो उसको मिल रहा है पूरा 45,000 एज लीव सैलरी, तो पूरे का पूरा यहाँ पे टैक्सेबल पोर्शन में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mr. X is getting a transport allowance of rupees 1,800 per month from his employer. What will be the taxable amount of the transport allowance? Transport allowance के लिए कितना अमाउंट टैक्सेबल बनेगा? ऑप्शन दे रखे हैं 19,200, 2,400 nil या फिर 21,600। हमारे पास ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए एक रूल बना रखा है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अ नॉर्मल पर्सन इज नॉट अलाउेबल, यानी उसके लिए आपको कोई भी अमाउंट आपका एग्जामिशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो बंदा अगर कोई हैंडीकैप है यानी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है तो उसको दिया जाता था। यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल पर्सन है मिस्टर एक्स, तो उसके पास जो भी अमाउंट होगी वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। सो एग्जामिशन इज अवेलेबल फॉर द फिजिकली हैंडीकैप पर्सन। इन केस ऑफ द नॉर्मल पर्सन ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ पे 1,800 रुपए हर महीने मिलता है, तो 1,800 इंटू 12 दैट इज 21,600 इज टैक्सेबल। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 120 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 12 मंथ्स है। तो ये होता है आंसर 21,600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द श्रेया एंड शिवांगी हैड जॉइंटली रिटर्न अ स्क्रिप्ट फॉर अ मूवी। शिवांगी और श्रेया ने मिलके एक मूवी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। एज पर देयर एग्रीमेंट रेम्यूनरेशन विल बी शेयर्ड इक्वली, और जो भी पैसा मिलेगा उस वो 50-50 कर लेंगे। On 26/6/2020, Shreya received the entire of the remuneration 1 lakh rupees। जिसको स्क्रिप्ट बेची उसने 1 लाख रुपए दिए और डायरेक्टली श्रेया को दे दिए। एंड देन श्रेया पेज 50,000 टू शिवांगी। अगर उसके बाद वो 50,000 यानी 50-50 की पार्टनरशिप थी तो 50,000 रुपए शिवांगी के बनते उसने दे दिए। तो देन 50,000 विल बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। 50,000 उसकी इनकम कंसिडर की जाएगी। एंटायर 1 लाख विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ श्रेया। श्रेया की 1 लाख रुपए उसको मिला है तो 1 लाख रुपए उसकी इनकम कंसिडर की जाएगी। या 50,000 विल बी ट्रीटेड एज एन डाइवर्जेंस ऑफ इनकम, या फिर ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, यानी श्रेया की इनकम भी होगी और डाइवर्जन ऑफ इनकम भी होगा। तो यहाँ पे श्रेया को मिल रहा है 1 लाख रुपीज, इट्स ओके कि उसको 1 लाख रुपए मिल जाए, लेकिन एज ए पोर्शन उसको क्या करना होता है, 50,000 उसको अपने पार्टनर को देना होता है। तो यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ इनकम के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा 50,000 विल बी ट्रीटेड एज ए डाइवर्जन ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, ग्रेजुइटी शैल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ग्रेजुइटी कब फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है? इन केस ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सेकेंड, central and state government employee and employee of the local authorities. Third, central and state government employee only, या फिर fourth, central and state government employee and of the local authorities and the statutory corporations। तो जब भी यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रेजुइटी जो होता है वो ग्रेजुइटी जो एग्जेम्प्टेड होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्टेड होता है।
लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का मतलब ही होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो आईओसी वगैरह कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज की बात नहीं चल रही, यहाँ पे अथॉरिटीज की बात चल रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि ग्राम पंचायत हो सकता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि महानगर पालिका हो सकता है। तो ये जो है वो आपके लिए लोकल अथॉरिटीज में आएगा और वो गवर्नमेंट में कंसिडर किया जाएगा। तो आंसर इज बी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि Mr. X retired from the Zika Limited on 31st March 2021. As per the service rule, 35 days are available to him on a leave and get entitlement. यानी एक साल जॉब करता है तो उसको 35 दिन की छुट्टी मिलती है। He has enjoyed 20 days leave during the period of service. उसने 20 दिन वहां पे लगाए हुए हैं। He has given the service of 14 years and 9 months to organization. Find out the leave standing at the credit of the employee at the time of retirement under section 1010 तो एज पर द रूल यहाँ पे हमें लिखना है कि एक तो होता है सर्विस रूल और एक होता है आईटी रूल। तो आईटी रूल जो होता है उसके हिसाब से हमें एग्जाम्पशन मिलता है। हमारे पास ऑप्शन है 490 डेज, 400 डेज, 470 डेज एंड 420 डेज। सो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे भी एक साल जॉब करने पे उसको 35 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन एज पर आईटी रूल्स एक साल जॉब करने पे आपको सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलती है। तो as per the IT rule, maximum allowable 30 days for each completed year of services. And here 30 days के हिसाब से देखा जाए तो एक साल का 30 दिन है, उससे यहाँ पे 14 साल और 9 महीने जॉब की है। तो यहाँ पे सिर्फ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लिखा रहता है, तो कंप्लीट ईयर है उसके 14। सो 30 डेज इंटू 14 दैट इज 420 डेज, 420 दिन की छुट्टी उसकी एंटाइटलमेंट कंसिडर की जाएगी। उसमें से लीव अवेल या फिर लीव एंजॉय जिसे हम कहते हैं, जिसे उसने ऑलरेडी छुट्टी ले रखी थी, तो 20 दिन की उसने छुट्टी ले रखी थी यहाँ पे, तो वो माइनस कर दिया जाएगा। तो बाकी का जो 400 दिन का जो उसका काम है वो उसके लिए टैक्सेबल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ही वही था कि फाइंड आउट द लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट, कितना बैलेंस उसके पास बचता है, जितनी क्रेडिट उसके पास लीव बच रही है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 400 डेज। सो आंसर इज 400 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्म इज सेड टू बी अ रेसिडेंट। अगर कोई भी फॉर्म है वो रेसिडेंट कैसे कहा जाएगा? इफ इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया के लिए रूल क्या है? इफ द पेरेंट्स ऑफ द फॉर्म, सॉरी, द पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म आर इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के अंदर वो पार्टनर्स इंडिया में होने चाहिए। सेकेंड, the partners have been resident in India at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year, यानी प्रीवियस ईयर से अगले 10 सालों के अंदर वो 2 साल इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। थर्ड, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट अफेयर्स ओनली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। एंड फोर्थ, नन ऑफ दिस। तो अगर फॉर्म के लिए देखा जाए तो फॉर्म के लिए जो हमारा रूल बनता है कि उसका फॉर्म कंट्रोलिंग कहाँ से हो रहा है वो देखा जाता है, उसके पार्टनर्स कहाँ से है वो नहीं दिखा जाता। तो यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट अफेयर्स होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तब भी वो रेसिडेंट कहा जाएगा। अगर फुल्ली आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर पी इज अ मैनेजर इन XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड में मिस्टर पी एक मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा है। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम टू द रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। यहाँ पे कंपनी ने उसको रहने के लिए घर दे रखा है जो कि अनफर्निश्ड है और कंपनी उसके पास से एक भी रुपया चार्ज नहीं कर रही। इन मुंबई बेसिक सैलरी है 6000, डीएनएस अलाउंस है 2000, वो 2000 पर मंथ जो है उसमें 30% रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है। इसका मतलब होता है तो उसका डीए 30% फॉर्मिंग है, बाकी का नॉट फॉर्मिंग है। बोनस दे रखा है 1500 रुपए एंड कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिज फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। अगर देखा जाए तो परक्विजिज के हिसाब से अगर हम बात करें अनफर्निश्ड एकोमोडेशन या रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करें तो एज पर द रूल जो भी होगा आपकी जितनी भी टैक्सेबल बेसिक है, डीए फॉर्मिंग है, वो आपके लिए टैक्सेबल होता है, कैलकुलेशन में कंसिडर किया जाता है। ऑल द टैक्सेबल अलाउंसेस, ओके, और ऑल द मॉनेटरी बेनिफिट्स रिसीव बाय हिम, ये सारी चीजें यहाँ पे टैक्सेबल होती है। देख लेते हैं ऑप्शंस है। ऑप्शंस है 19,440, सेकेंड है 9720 9,720 रुपए, 14,580 एंड 7290। चार ऑप्शंस आपको दिए गए। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो अगर कंपनी का खुद का मकान है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्स।
तो सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसका बेसिक सैलरी है, डीए फॉर्मिंग है यानी 2000 का 30% यानी 600 रुपए, और बोनस 1500 रुपए दे रखा है। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो 8100 रुपए होते। तो 8100 का 15% आपके लिए टैक्सेबल होगा, जो कि अमाउंट हो रहा है 1215। अगर 1215 पर मंथ है यहाँ पे, तो 12 महीने का अगर कैलकुलेशन किया जाएगा तो 14,580 यानी ऑप्शन सी जो हमारे पास है वो अमाउंट हमारे लिए टैक्सेबल अमाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हेड ऑफिस ऑफ XYZ लिमिटेड, XYZ HUF सिचुएटेड इन दुबई। एक HUF का एग्जांपल है, तो HUF है वो दुबई में स्टैंडिंग है वहां पे, और उसका हेड ऑफिस ऑफ XYZ जो है का HUF का नाम है वो दुबई में है। द फैमिली इज मैनेज बाय द वाई, सॉरी, द फैमिली इज मैनेज बाय द वाई यानी वाई की फैमिली उसको मैनेज कर रही है, हु इज रेसिडेंट इंडिया 4 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों में 4 साल वो इंडिया में था, immediately preceding the previous year 21-22, and who is present in India for 730 days during the last 7 years। पिछले 7 सालों के अंदर 730 दिन भी था। Determine the residential status of family for the assessment year 22-23, and if the affairs of the family business are partly controlled from the India। देखो सबसे पहले चीज है HUF के लिए रूल क्या है। तो HUF के लिए रूल पहला देखा जाता है कि वेदर इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो पहली चीज देखा रहता है उसका, अगर कंपनी के जो अफेयर्स है यानी कि कंपनी का जो कंट्रोलिंग है वो पार्टली फ्रॉम इंडिया है एंड पार्टली फ्रॉम आउटसाइड है, तो समझ लो कि वो इंडिया के अंदर क्या कह सकते हैं, उसको रेसिडेंट कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल कंडीशन लगाई जाती है अंडर सेक्शन 66B। ओके, तो वो जो है वो कर्ता के लिए होती है जिसका वो हैंडलिंग करता है। तो ये HUF का करता है मिस्टर वाई की जो फैमिली है वो, मिस्टर वाई का स्टेटस देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, रेसिडेंशियल रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी, थर्ड है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फर्स्ट थिंग, अगर आपको फर्स्ट कंडीशन आपको करना है तो वो आपके पास जो बेसिक कंडीशन है कि अंडर सेक्शन 61B कि यहाँ पे वो कहाँ पे है, यानी दुबई में है और उसका पार्टली कंट्रोलिंग फ्रॉम इंडिया हो रहा है, तो इज रेसिडेंट। उसके बाद कर्ता की यानी मिस्टर वाई की एडिशनल कंडीशन देखी जाएगी और वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 10 आउट ऑफ 4 ईयर और 730 डेज, तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। सो आंसर इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया था, क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर रमन रिटायर्ड on 15/4/2021 from a private company. He was entitled to a pension of 4,000 per month. उसको 4,000 रुपए पेंशन मिलता है हर महीने। At the time of retirement, he got the 75% of commuted and receiving 1,20,000 as commuted pension। देखो उसने क्या करवाया है, उसने खुद का पेंशन कॉम्यूट करवाया हुआ है। And compute the taxable portions of the commuted pension, he is entitled to if he entitled to a gratuity। पेंशन का जो रूल है हमारे पास अंडर सेक्शन 10(10)(a), तो उसके हिसाब से हमें जब वो रिटायर होगा उसके बाद उसको पेंशन मिलना शुरू होगा। 15/4 को वो रिटायर हो रहा है प्राइवेट कंपनी में से, तो उसके बाद जो उसको मिलेगा वो उसके लिए टैक्सेबल पोर्शन होगा, यानी सॉरी उसके बाद उसको पेंशन मिलना शुरू होगा। अब कॉम्यूट करवा रहा है तो हमें सिर्फ कॉम्यूटेड पेंशन चाहिए, तो कॉम्यूटेड पेंशन उसका मिल रहा है 1,20,000 जो 75% के बिहाफ पे मिल रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास है 1,20,000, सेकेंड 66,667, उसके बाद 53,333 और आंसर फोर्थ है 78,677। इसका कैलकुलेशन बनता है कि फॉर 75% कॉम्यूटेड जो है उसका है 1,20,000, तो उसका फुल पेंशन कितना होगा। सो फॉर 75% इज 1,20,000, फॉर 100% इज हाउ मच, तो उसके हिसाब से हम देखा जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1,60,000। तो 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75। तो अगर इफ ही रिसीव ग्रेजुएटी तो 1/3 पोर्शन उसका एग्जाम्प्टेड बनता है। तो फुल पेंशन हमारे पास मिल गया 1,60,000 और उसका 1/3 निकालते हैं तो 53,330। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टैक्सेबल कॉम्यूटेड पोर्शन पूछा गया है या एग्जाम्प्टेड कॉम्यूटेड पोर्शन पूछा गया है। अगर यहाँ पे आपको टैक्सेबल पोर्शन पूछा गया है
तो एग्जेम्पशन है 53,333, वो आपको टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। दैट इज आपके पास 1,20,000 में से आपको 53,333 माइनस करना है, तो टैक्सेबल पोर्शन होता है 66,667। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ी चेंज कर दी जाए और आपको एग्जेम्प्टेड पोर्शन पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 53,333। तो जब भी आप एग्जाम्स दे तो पूरा क्वेश्चन पढ़े कि कॉम्यूटेड आपको एग्जेम्प्टेड पोर्शन पूछा गया है या फिर टैक्सेबल पोर्शन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्टेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको मैक्सिमम एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना डिडक्टेबल है, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, 5,000, 3,000, 5,200 एंड 2,400। तो एज पर द रूल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैक्सिमम एंटरटेनमेंट अलाउंस जो डिडक्टेबल होता है वो 5,000 होता है। सो यहाँ पे आंसर आएगा ए, 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है मिस्टर प्रांजल। मिस प्रांजल इज a partner of in ABC Association as an accounting firm files a return the forms in case of Mrs. Pranjal will be blanked under the Income Tax Act 1961। देखो मिस्टर एबीसी कॉर्पोरेशन या एबीसी एसोसिएट्स में मिस्टर प्रांजल एक पार्टनर है, तो वो जब भी अगर मिस्टर प्रांजल यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहा है तो किसके बिहाफ पे करेगा, यानी खुद करेगा तो किसका होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर होगा, डायरेक्टर कंसिडर होगा, या फिर दोनों कंसिडर किए जाएंगे या कुछ नहीं। तो जब भी एज अ पार्टनरशिप फॉर्म एक पार्टनर यहाँ पे रिटर्न फाइल करता है ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्म, तो एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी की तरीके से वो काम करता है। तो आंसर इज ए, रिप्रेजेंटेटिव असेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 मिसेस अंकित, मिस्टर अंकित इज a non-resident। मिस्टर अंकित है यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड आउट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। फर्स्ट इनकम है एग्रीकल्चर इनकम। पहले समझ लो कि हमारे पास 3 तरह के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं। आइदर अ पर्सन विल बी आइदर द पर्सन इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है या फिर नॉन रेसिडेंट होता है। तो income of 1,81,000 agriculture from the Bangladesh and received, but later on 50,000 is remitted to India। Agriculture activities controlled from the Bangladesh। फॉरेन में है तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए तो हमारे पास एग्जेम्पशन है, तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन से मिला है तो 1,81,000 भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, नहीं कि 50,000 कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड थिंग इज इनकम रुपीज 1,50,000 रॉयल्टी रिसीव by him outside India from the government of India। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर प्रोवाइड करता है तो हम मान लेते हैं कि इनकम अकर एंड अराइज फ्रॉम इंडिया। ओके, तो वो तीनों केसेस के अंदर टैक्सेबल होता है। वो इज मीन वो नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा, यानी हम कैलकुलेशन में लेंगे 1,50,000। उसके बाद लिखा हुआ है कि इनकम ऑफ द 60,000 इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड। तो कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड यानी फॉरेन में अकर होता है, रिसीव भी वहीं पे होता है, ब्रैकेट में लिखा है 2/5 इज रिसीव्ड इन इंडिया, यानी बाकी का पोर्शन फॉरेन में रिसीव होता है। तो जो बाकी का पोर्शन है दैट इज रिमेनिंग 3/5 की बात करें तो वो 3/5 पोर्शन इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर 2/5 इंडिया में होता है तो फुली टैक्सेबल होता है। तो हम यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास है, 2,10,000, 1,74,000, 2,05,000 और 1,81,000। तो एक तो हम ले लेंगे 1,50,000 जो रॉयल्टी इनकम है, और सेकंड जो ले लेंगे वो हमारे पास होगा 60,000 का 2/5 पोर्शन। तो इनकम इज डीम्ड टू बी अकर एंड अराइज इन फ्रॉम इंडिया 1,50,000 प्लस इनकम फ्रॉम कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड 2/5 पोर्शन, दैट इज 2/5 ऑफ 60,000 होता है 24। तो 1,50,000 प्लस 24,000, तो आंसर बन जाएगा 1,74,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर कालीचरण is a private employee एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई है। When the payment of gratuity act is not applicable, वहां पे gratuity act अप्लाई नहीं होता है। He received 12 lakhs as gratuity। He retired on 16 April 2021 after rendering the 25 years and 7 months। 25 साल और 7 महीने के बाद वो रिटायर्ड होता है। The basic salary was rupees 30,000 per month। उसकी बेसिक सैलरी है 30,000। द डीएनएस अलाउंस इज 15,000 पर मंथ। उसको डीए मिल रहा है 15,000 रुपए।
40% द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट यानी डीए फार्मिंग है। व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुइटी? तो यहाँ पे देखा जाएगा तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एप्लीकेबल नहीं है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एप्लीकेबल नहीं है तो हमारे पास बनता है सेक्शन 10(10)(2). ओके, तो पहला यहाँ पे बोला गया कि टैक्सेबल अमाउंट होगी 7,50,000, 2,00,000, 540 या फिर 10 लाख। तो एज पर कैलकुलेशन देखा जाए फॉर नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट है तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी लगता है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं बताया गया, इसका मतलब होता है कि पूरे साल एक सी सैलरी उसको मिलती है। नॉट कवर्ड के अंदर हम बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी जो सैलरी है वो सैलरी हमें दे रखी थी 30,000 पर मंथ, और 15,000 का 40% अगर हम करते हैं तो 15,000 का 40% के हिसाब से देखो तो कितना अमाउंट बनता है। तो आपके पास बनता है 30,000 और 15,000 का 40% यानी 6,000 रुपए। तो यहाँ पे 30,000 और 6,000 36,000 आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी इंटू ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो हाफ मंथ इंटू 36,000 इंटू 25 ईयर्स जो से जॉब किया है तो अमाउंट बनता है 4,50,000। तो एक ये होता है कवर्ड बाय के अंदर, तो सॉरी नॉट कवर्ड बाय के अंदर, तो ये 4,50,000 अमाउंट जो होगा वो हमारे लिए एग्जेम्प्टेड होगा। तो 12 लाख में से 4,50,000 आपका एग्जेम्पशन होगा, तो बाकी का पोर्शन जो बचता है 7,50,000 विल बी टैक्सेबल फॉर यू। तो आंसर इज ए 7,50,000। तो 7,50,000 के हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है जो है फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ए, द फॉरेन कंपनी whose gross turnover or receipt in the 11 previous years more than 50 crores will be resident in India if the key management and the commercial decisions are necessary for the conduct of the business of a company are taken from the India during the previous year। यहाँ बोला गया है कि अगर इंडिया से उसका कंट्रोलिंग होता है और ऐसा कुछ है और फॉरेन के अगर कंपनी है और 50,000 से ज्यादा है तो वो हमारे लिए इंडिया में रेसिडेंट होगा। हमने आगे भी एक रूल देखा था सेम कंडीशन में। स्टेटमेंट बी जो है इंडियन कंपनी विल बी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। भाई इंडियन कंपनी होती है ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया होती है इफ इट इज कंट्रोल फ्रॉम प्लेस ऑफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो स्टेटमेंट बी तो यहाँ पे गलत है, स्टेटमेंट ए हमारे पास है। तो ऑप्शन है ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट या फिर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट है कि इंडियन कंपनी विल बी नॉन रेसिडेंट, हाँ इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट होती है। तो स्टेटमेंट बी गलत है, तो हमारे पास ऑप्शन वही बताता है कि ऑप्शन ए दैट इज स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, क्योंकि वहां पे अगर फॉरेन कंपनी है और इंडिया से उसका कंट्रोलिंग हो रहा है और वो 50 करोड़ से ज्यादा है तो इंडिया के अंदर वो जो भी फॉर्म होगी वो कंपनी है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर 50 करोड़ से कम है तो वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है एक्स वॉज बॉर्न इन दिल्ली इन 1990। एक्स का बॉर्न इंडिया में दिल्ली में हुआ था 1990 में। लेटर ऑन ही इज माइग्रेटेड टू यूएसए, उसके बाद वो यूएस चला गया इन जून 2016 एंड टुक द citizenship of the country with effect from the November 20, 2017. His parents was born in Bangladesh 1965, but his grandfather was born in India 1942। देखो यहाँ पे पर्सन इज इंडियन ओरिजिन का रूल बनता है। जब भी कोई भी बंदा है, कोई भी टैक्सेबल पर्सन है, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, सो इसका मतलब होता है बिफोर इंडिपेंडेंस वाला, तो उसे हम कहेंगे कि वो अनडिवाइडेड इंडिया का एक हिस्सा था और वो इंडियन ओरिजिन से है। So he comes to India during the year 2021, 21-22 for the visit of 162 days, determine his residency status। तो हमारे पास बेसिक कंडीशंस में दो कंडीशंस होती थी। एक है 182 डेज इन इंडिया, प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन इंडिया में होना चाहिए, और सेकेंड रूल बनता था कि 60 डेज इन अ प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन प्रेसिडिंग 4 प्रीवियस ईयर। लेकिन यहाँ पे एक रूल था कि इंडियन ओरिजिन का बंदा है तो उसके लिए सिर्फ एक ही रूल अप्लाई किया जाएगा 182 डेज वाला। तो यहाँ पे वो 162 डेज यहाँ पे इंडिया में है, इसका मतलब कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
तो आंसर आपके पास ऑप्शन है नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी एंड रेसिडेंट इन इंडिया। तो सबसे पहली चीज तो हमारा रेसिडेंसी का रूल होता है अंडर सेक्शन 6(1). तो वही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 182 डेज नहीं हो रही है, तो वो पर्सन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन, वो एक फॉरेन सिटीजन पर्सन है, नॉट बीइंग द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो इंडियन ओरिजिन से नहीं है, यहाँ स्पेसिफिक कर दिया गया है। सिंस 1996 he visited India every year in the month of October, हर साल इंडिया में आता है 135 दिन के लिए। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसमेंट ईयर 22-23। देखो हर साल आ रहा है, 96 से आ रहा है, ओके। और इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी सेकेंड बेसिक कंडीशन होती है अंडर सेक्शन 6(1), वो सेटिस्फाई कर लेगा 60 डेज इन करंट ईयर प्रीवियस ईयर, और उसके 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर 365 डेज। इसका मतलब हो गया कि वो बंदा रेसिडेंट हो जाएगा सेकेंड बेसिक कंडीशन के हिसाब से। अच्छा, देखा जाए तो उसके आगे एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6(6) लगाई जाती है। तो उसके लिए हमारे पास रूल क्या बनता है कि अगर वो पिछले 10 सालों के अंदर 2 साल इंडिया में रेसिडेंट है, फर्स्ट रूल। और सेकेंड रूल बनता है कि प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। तो अगर आप पिछले 7 सालों में कैलकुलेशन करेंगे तो 135 दिन है, तो 700 दिन तो ऐसे हो जाएंगे 7 साल के, अगर 100 डेज भी काउंट करेंगे तो। और ऊपर हमें चाहिए सिर्फ 20 दिन, वो तो आराम से हो जाएंगे, यानी सेकंड कंडीशन तो हो जाएगी। अच्छा, हर साल 135 दिन आ रहा है, इसका मतलब होता है वो सेकंड बेसिक कंडीशन हर साल अप्रूवल उसके ऊपर होगा। तो इसका मतलब है कि वो पर्सन जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंसिडर कर दिया जाएगा, क्योंकि बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो ऑप्शंस दे रखे हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नन ऑफ द अबव, और या फिर रेसिडेंट इन इंडिया। तो पर्सन के लिए तो सिर्फ रेसिडेंट कहना मुश्किल है, उसके लिए पर्सन और एचयूएफ दोनों के लिए ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी का रूल भी एप्लीकेबल है। यहाँ तो दोनों रूल को सेटिस्फाई कर रहा है मिस्टर एक्स, भले ही वो फॉरेन सिटीजन है, तो यहाँ पे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। उसके बाद है मिस्टर पी, एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। पहले ही बता दिया कि मिस्टर पी नॉन रेसिडेंट यानी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, पिछले साल की बात करें। अब बात करें कि 20 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, the affairs of the HUF, that is Hindu or divided family, whose कर्ता is Mr. P since 1960, 1960 से वही उसका करता है, are wholly controlled from India, इंडिया से ही कंट्रोल कर रहा है। Determine the residency status of X, that is HUF, of for the assessment year 22-23। पहली चीज कि HUF के रूल्स के अंदर देखा जाए तो अंडर सेक्शन 6(1)B के हिसाब से वो चीज, सॉरी, अंडर सेक्शन 6(1) के हिसाब से आप देखा जाए तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा कि वो कहाँ से है, यानी कंट्रोलिंग कहाँ से होता है। मतलब कंट्रोलिंग तो होली फ्रॉम इंडिया हो रहा है, यानी वो तो रेसिडेंट हो जाएगा। और उसके बाद कर्ता के लिए हमारी एडिशनल कंडीशंस हैं, लेकिन कर्ता यहाँ पे नॉट ऑर्डिनरी है, इसका मतलब वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हमारे पास जो एचयूएफ है, वो एचयूएफ हमारे लिए सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ऑप्शन दे लिखते, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये तो नहीं है। सेकेंड, नॉन रेसिडेंट, तो नॉन रेसिडेंट नहीं कह सकते क्योंकि कंट्रोलिंग फ्रॉम इंडिया है। रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट तो उसको कह सकते हैं, लेकिन एचयूएफ के लिए हमारे पास ऑप्शंस होनी चाहिए रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी और नन ऑफ द अबव। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो आंसर है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, सो आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो मिस्टर एक्स हैज टू सन, उसके 2 बच्चे हैं। He is an the recipient of the children education allowance rupees 160 per month, and his elder son rupees 180 per month। यानी दोनों बच्चों के लिए अलग अलग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बोथ हिज सन्स आर गोइंग टू स्कूल, दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कंप्यूटर टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो ऑप्शंस दे रखे हैं 2880, सेकेंड 960, थर्ड 1680 और डी 920। तो एज पर कैलकुलेशन अगर हम देखा जाए तो हमें पर पर्सन पर स्टूडेंट यानी कह सकते हैं कि 100 रुपीज का एग्जामेशन मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हिसाब से। तो आंसर इज आएगा 1680। हाँ, कैसे आएगा? सो एल्डर सन का हमें मिल रहा है 160 इंटू 12 मंथ, दैट इज 1920। यंगर सन्स के लिए मिल रहा है 180 इंटू 12 मंथ, दैट इज 2160। तो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हो रही है 4080।
और उसमें से हम एग्जामिशन कितना देंगे, बोले एक बच्चे का हम 100 रुपए देते हैं, तो 100 रुपीज इंटू 12 यानी 1200 रुपए एक बच्चे का हो गया। दो बच्चे के लिए हम 2400 का एग्जामिशन दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो 2400 जो एग्जामिशन मिलेगा, बाकी का अमाउंट जो है 4080 माइनस 2400, तो हमारे पास टैक्सेबल पोर्शन बनेगा 1680। तो आंसर इज 1680। उसके बाद है रमेश कंबारिया, रिटायर्ड ऑन द रेवेन्यू सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। ऑन 31st October he received the pension of 66,600 per month up to 31st December। ये पेंशन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे 31st December तक उसको पेंशन मिल रहा था, और रिटायर हुए अक्टूबर में, फिर उसको 31st December तक फुल पेंशन मिल रहा था। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st January he get 30% of his pension commuted for the 9 lakhs। डिटरमाइन द टोटल टैक्सेबल पेंशन। उसका टोटल टैक्सेबल पेंशन कितना हो जाएगा टैक्सेबल पोर्शन के लिए, तो देखो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन हमें दिए गए 2,70,160, 2,73,060 यानी 2,70,060, थर्ड 2,71,160, और फोर्थ ऑप्शन है 2,68,061। तो हमारे पास जो होता है कैलकुलेशन, उसके हिसाब से अनकम्यूटेड पेंशन जो होता है इज टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। जो कम्यूटेड पेंशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एग्जेम्प्टेड होता है। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा है, तो यहाँ पे सिर्फ अनकम्यूटेड टैक्सेबल पोर्शन है वो टैक्सेबल होगा। अच्छा, अनकम्यूटेड 31st October को रिटायर हो रहा है, तो उसको और दिसंबर से वो कॉमिट करवा रहा है, यानी और नवंबर और दिसंबर 2 महीने तो उसको फुल पेंशन मिलेगा 66,600। तो 66,600 इंटू 2 दैट इज 1,33,200। और बाकी का जो पोर्शन है 1st January से लेके उसको होता है, तो 1st January से हमारा 31st March ईयर एंडिंग है, तो 3 महीने हो जाएंगे। तो 3 महीने में बाकी का 70% जो 30% कॉमिट करवा रहा है, यानी बाकी का 70% पोर्शन है वो कॉमिटेड, अरे सॉरी अनकॉमिटेड कंसिडर होगा। तो 66,600 का 70% और इंटू 3 मंथ्स, तो अमाउंट बनता है 1,39,860। और कुल मिला के टोटल अमाउंट हमारे पास से बनता है 2,73,060। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा बी, की जो टैक्सेबल पोर्शन में आता है। कॉम्यूटेड पेंशन की बात करें तो कॉम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ पे उसका कोई टैक्सेबल अमाउंट नहीं बनेगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा सही है कौन सा गलत। फर्स्ट, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस इज टैक्सेबल। सही क्वेश्चन, सही आंसर दे रखा है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस सबके लिए टैक्सेबल होता है। टिफिन अलाउंस इज exempted टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं होता, टिफिन अलाउंस जो भी है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के लिए हिसाब से नहीं होता वो, तो इसका एक लिमिट भी बना मेंशन किया हुआ है, लेकिन एग्जामिशन एक्चुअल एक्सपेंडिचर से नहीं होगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस इज टैक्सेबल, वो भी सही क्वेश्चन है, सही आंसर। तो ऑप्शन दे रखे हैं ए, तीनों सही है। सेकंड, ओनली वन सही है, पहला वाला सही है, सिटी कॉम्पेंसेटरी वाला। 1 and 2 सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस और टैक्सेबल, वो दोनों, या फिर 1 and 2 और 1 and 3। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 1 and 3 इज टैक्सेबल। ओके, तो यहाँ पे 1 and 3 जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस वो दोनों सही है, सिटी कॉम्पेंसेटरी सही है। टिफिन अलाउंस के लिए फिक्स अमाउंट दे रखा है, उतना ही एग्जाम्पशन है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर वहां पे कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, an employee is neither the and government employee not covered by the payment of gratuity। देखो, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है और कवर्ड बाय भी नहीं है। What will be the salary for the purpose of calculating half months and also duration of service if he is in completed 16 years 6 months and the 2 days of the service। देखो, not covered by, that is not covered under the payment of gratuity act। दोनों में से एक भी नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है और नॉट कवर्ड भी नहीं है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमारा हो जाएगा वो कवर्ड बाय में चला जाएगा पर्सन। तो कवर्ड बाय के अंदर हम जो देते हैं वो लास्ट सैलरी टर्म देते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास आंसर दे रखे, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और उसके कंप्लीटेड ईयर्स कंसिडर किए जाएंगे 16। सेकंड, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रिटायरमेंट एंड 16 ईयर्स। एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ ऑफ द रिटायरमेंट एंड 17 ईयर्स। और एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फॉर द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन 17 ईयर्स। तो नॉट कवर्ड एंड नॉट कवर्ड के बारे में यहाँ पे लिखने में गलती है, नॉट कवर्ड बाय एम्प्लॉई है। तो नॉट कवर्ड बाय है
तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसकी 10 मंथ सैलरी तो कंपलसरी, लेकिन उसमें सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स कंसिडर किए जाते हैं, सो ऑलवेज 16 ईयर्स यहाँ पे आएगा। तो आंसर इज ए, दैट इज एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट और 16 ईयर्स। यहाँ पे जब भी कैलकुलेशन करेंगे 10 मंथ्स तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग से शुरू करेंगे, नॉट प्रीसीडिंग मंथ से शुरू करेंगे। यानी अगर वो रिटायर्ड होता है कि 15 दिसंबर को, तो हम कैलकुलेशन 14 दिसंबर से अगले 10 मंथ्स के लिए कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन ऑफ द लीव सैलरी विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। लीव सैलरी के अंदर देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसे कंसिडर करेंगे? फर्स्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, या एएनसी यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कंसिडर करेंगे और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट भी कंसिडर करेंगे। तो आंसर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसके अंदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कंसिडर नहीं होता, लोकल अथॉरिटीज भी कंसिडर नहीं होती। सो आंसर इज ए। मिस्टर वाई हैज 3 चिल्ड्रन, उसके 3 बच्चे हैं, इन गेटिंग द हॉस्टल अलाउंस ऑफ 400 पर मंथ पर चाइल्ड, एंड व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हॉस्टल अलाउंस? कितना अमाउंट होगा? 10,800, 7,200, 3,600 या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप देखा जाए तो हमें एक बच्चे का 300 रुपए तक का अलाउड है, लेकिन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। यानी अगर एक बच्चे का 300 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करा जाए तो 300 इंटू 12 यानी 3600। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन बचेगा, वो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 300 रुपए के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 12 महीने का 3600 होगा एक बच्चे का। मैक्सिमम अलाउंस 2 बच्चों के लिए है, तो 7200 हमारे लिए टैक्सेबल पोर्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो On 25th 2021, यानी 25th May 2021, Mr. Rahul received the dividend of 10,000 from XY Limited, a foreign company. The dividend will be, अगर यहाँ पे मिस्टर राहुल डिविडेंड रिसीव कर रहा है 10,000 रुपए फॉरेन कंपनी का, तो नॉट टैक्सेबल होगा, एग्जाम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा या नॉन अबाउटेबल होगा। तो ये फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी का डिविडेंड टैक्सेबल होता है। इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड रिसीव होता है तो एग्जाम्प्टेड होता है। So यहाँ dividend is taxable portion. A person as per the Income Tax Act who is required to be deduct the tax at source, अपनी tax at source में से वो deduct करेगा, and the tax but fails to pay the tax, लेकिन वो timely tax नहीं pay कर पा रहा है। तो person will be the person representative assessee होगा, deemed to be assessee होगा, deemed to be assessee at default होगा या नन ऑफ द अबव होगा। देखो, अगर उसका ड्यू डेट चला जाता है और टैक्स नहीं पे कर रहा है तो इसका मतलब होता है वो डिफॉल्टेड पर्सन कंसिडर किया जाएगा। तो इट इज डीम्ड टू बी द असेसी एट डिफॉल्टमेंट, वो डिफॉल्टेड कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिराग हु रिटायर्ड रेसिडाइज इन वडोदरा गेट 1,50,000 पर एनम एज ए बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी उसको मिल रहा है 1,50,000 रुपया। ही रिसीव्स 25,000 पर एनम एज हाउस रेंट अलाउंस, उसको 25,000 HRA मिल रहा है। रेंट पेड बाय हिम इज 20,000 पर एनम, जो रेंट पेड है वो 20,000 रुपए है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। कितना अमाउंट उसके लिए टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्टेड? यहाँ पे हमें पूछा गया है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड, कितना उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन अमाउंट 15,000 है, 20,000, 25,000 और 5,000। तो कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आएगा हमारे पास 5,000 रुपए। कि किसे? तो हमारे पास कैलकुलेशन है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी जो होता है, उसे रेंट पे किया 20,000 रुपीज, और रेंट पे किया 20,000 रुपीज, और 10% ऑफ सैलरी के हिसाब से 1.5 लाख का 10% होता है 15,000। तो आपका अमाउंट होता है 5,000। सेकेंड, वडोदरा में है तो 40% ऑफ सैलरी एग्जामेशन होता है, तो 1,50,000 का 40% बनता है 60,000। थर्ड होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो उसको होता है 20,000। तो तीनों में जो एग्जामेशन होगा विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड। तो एग्जामेशन 5,000 रुपए हमारे लिए कंसिडर किया जाएगा। तो आंसर इज 5,000 रुपीज। इतने एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे कि 2019 के अंदर हमारे पास आए हुए थे, 2019 का जो पेपर था। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स और ऐसे ही एमसीक्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।